नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच का टकराव बढ़ता ही जा रहा है। और क्या यह तीसरे विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा? क्या सारी दुनिया के देश दो भागों में बढ़ जाएंगे? यह सोचने का विषय है। और आज जब रशिया जैसे देश के पास 4000 से भी अधिक, करीब 4500 न्यूक्लियर वेपन है, और इसी तरह यूएसए के पास 3700 वेपन है, तथा इजराइल जैसे राष्ट्र के पास भी 400 एटॉमिक वेपन है, तो क्या यह लड़ाई एटॉमिक वेपन्स की लड़ाई में परिवर्तित हो जाएगी? यह सोचने का विषय है। आज 23 अप्रैल 2024 को दोपहर 12 बजे मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और मंगल का गोचर जब भी राशि परिवर्तन करता है तो वह तुरंत फल देता है। और अगर हम ईरान की कुंडली देखें तो ईरान की कुंडली में नवम भाव में नेटल मार्स के ऊपर इस मंगल का गोचर होगा। तो आज से 3 दिन बहुत ही खराब है ईरान के लिए, क्योंकि इजराइल बहुत तेज़ी से हमला कर सकता है ईरान पर आज 12 बजे से। और 3 दिन बहुत खराब है, क्योंकि 3 दिन बाद थोड़ी दशा परिवर्तन होने से थोड़ी कमी आएगी, लेकिन फिर भी 7 मई तक ईरान और इजराइल के बीच में बहुत ही तेज़ी से गहरे टकराव की आशंका है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल को इजराइल ने पहले अटैक किया ईरान के वाणिज्य दूतावास पर, फिर 13 अप्रैल को ईरान ने 300 ड्रोन और मिसाइल के द्वारा इजराइल के कुछ ठिकानों पर हमला किया, और फिर जवाबी कार्यवाही में 19 अप्रैल को 8 ठिकानों पर ईरान पर इजराइल ने भी अटैक किया। लेकिन अब 19 तारीख के बाद आज 23 तारीख से 25 अप्रैल 2024 तक बहुत ज़्यादा अटैक, बहुत ज़्यादा मिसाइल द्वारा अटैक इजराइल करने वाला है ईरान पर। और इसके द्वारा ईरान में बहुत भारी हानि, जान और माल की हानि होने की संभावना है। यह ग्रह स्थिति ही बताती है। और हमारी रिसर्च में जो हम अपने गुरुजी श्री के.एन. राव जी के अंतर्गत कर रहे हैं, उसमें हम सभी विद्यार्थियों ने पाया है कि जब भी किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली में सप्तम, सप्तमेश या सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा चलती है, तब वह राष्ट्र या वह राष्ट्राध्यक्ष ऐसे डिसीजन लेता है कि वह युद्ध से मुंह नहीं मोड़ सकते। और अगर हम अभी देखें तो इजराइल की कुंडली में इस समय जो दशा चल रही है वह राहु में शनि की दशा है। और इसी तरह ईरान की कुंडली में जो दशा है वह भी बहुत अच्छी नहीं है। तो यह देखते हुए लगता है कि अवश्य ही इनके दोनों राष्ट्रों के बीच का टकराव बढ़ता जाएगा। और ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, 18 राष्ट्रों में यह तनाव बढ़कर बहुत ही बड़ी लड़ाई में परिवर्तित हो सकता है। आने वाले 6 महीने बहुत ही खराब है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान की कुंडली के योग और दशा और गोचर यह बताते हैं कि वह इस लड़ाई में काफ़ी हार उसकी होगी। हालांकि ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, और न्यूक्लियर वेपन के साथ एक सशस्त्र सेना बल है, लेकिन इजराइल के पास अमेरिका का सपोर्ट है। और इस समय अमेरिका और रशिया यूं तो प्रॉक्सी वॉर में रहेंगे, क्योंकि रशिया सपोर्ट करेगा ईरान को, लेकिन क्योंकि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के साथ युद्ध में है तो वह खुलकर सामने नहीं आएगा। इसलिए ये इजराइल और ईरान के बीच का टकराव विश्व युद्ध में तो परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन दोनों राष्ट्रों के बीच में बहुत अधिक मात्रा में जान और माल की हानि होने की आशंका है, क्योंकि ये दशा और गोचर दर्शा रहे हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि इन राष्ट्राध्यक्षों को थोड़ी सम्मति दे, बुद्धि दे कि वह नेगोशिएशन करे और आपस में बातचीत कर इस जो टकराव है उसको रोकें। यूनाइटेड नेशन और G7 कंट्रीज़ भी इसके लिए काफ़ी कार्य कर रही हैं कि दोनों के टकराव को कम किया जा सके और युद्ध को बड़ा होने से रोका जा सके। तो आइए देखते हैं आने वाले समय में ईरान और इजराइल के भाग्य में क्या लिखा है। धन्यवाद। ईरान की कुंडली अगर हम देखें तो इस समय दशा चल रही है बृहस्पति में, चंद्रमा में बुध की। और चंद्रमा जो है यूं तो लग्नेश है, 11वें घर में उच्च के हैं, क्योंकि ईरान की कुंडली कर्क लगन की कुंडली है। लेकिन यहाँ दूसरे भाव से शनि वक्री चंद्रमा को देख रहे हैं, और चंद्रमा पर जब सप्तमी शनि की दृष्टि पड़ रही है तो इस चंद्रमा की अंतर्दशा जो 17 सितंबर 2024 तक है, तब तक ईरान इस युद्ध से बाहर नहीं आ पाएगा। अगर वह चाहे भी तो वह रोक नहीं पाएगा। और इजराइल की कुंडली भी यह दिखाती है कि वह ईरान को
छोड़ेगा नहीं और अटैक जारी रखेगा। यूँ तो ईरान एक अमीर देश है और साथ ही उसके पास एक सशस्त्र सेना बल है और ऐसी सेना बल है जो इस्लाम के नाम पर कुछ भी करने को तत्पर है। तो यह युद्ध अगर हम सोचें भी कब तक रुकेगा तो कम से कम 6 महीने लगेंगे, यानी 17 सितंबर 2024 तक। जब तक ईरान की कुंडली में चंद्रमा की अंतर्दशा है तब तक यह युद्ध अवश्य चलेगा। यह युद्ध चलने के साथ अगर हम देखें गोचर, तो इस समय शनि का गोचर ईरान की लगन कुंडली में लगन से अष्टम भाव पर हो रहा है, शुक्र और केतु के ऊपर। और अभी मंगल भी आज से जो मंगल और शनि दोनों का ही गोचर है अष्टम पर। मंगल अब प्रवेश करेंगे आज 23 अप्रैल 2024 को नवम भाव पर, और फिर यहाँ पर वह पीड़ा देंगे सूर्य को, बुध को और मंगल को। और इसीलिए अगले 3 दिन यानी 23, 24 और 25 अप्रैल ईरान के लिए बहुत ही खराब होने वाले हैं। 6 महीने तक ईरान को इस युद्ध की पीड़ा को सहना पड़ेगा और इसमें उसकी जान और माल की हानि भी बहुत अधिक होगी। कुंडली में यह साफ दिखता है। ज्योतिष कभी भी मिथ्यावाणी नहीं करता। ज्योतिष में अगर आपकी कुंडली सही है तो बहुत ही अच्छी सटीक प्रेडिक्शन आती हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे कि ईरान और इजराइल दोनों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बैठकर बातचीत करें और अपने मसले को सुलझाएं और युद्ध में कम से कम हानि हो। धन्यवाद। ईरान की कुंडली में हम देखें तो शुक्र चतुर्थेश है और वह अष्टम में बैठे हैं केतु के साथ, जिस पर वक्री शनि की दृष्टि है। शनि जो कि सप्तमेश है, इसका मतलब है कि शुक्र पीड़ित है, चतुर्थेश पीड़ित है। चाहे शुक्र के मित्र है शनि, लेकिन शनि अष्टमेश है और इस समय शनि का गोचर भी ईरान की कुंडली में अष्टम भाव में हो रहा है। ईरान की कुंडली में इस समय दशा भी बृहस्पति में चंद्रमा की है, जिस पर अष्टमेश शनि की दृष्टि है। तो यह समय, क्योंकि शनि का गोचर मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहेगा, तो ईरान की कुंडली जो कर्क लगन की है उससे अष्टम में यह गोचर चलेगा। इसीलिए मार्च 2025 तक ईरान इस युद्ध से बाहर नहीं निकल पाएगा और तब तक ईरान का बहुत ही अधिक भूभाग की हानि होने की आशंका है, क्योंकि चतुर्थेश शुक्र है और शुक्र दिखा रहे हैं कि इसकी पीड़ा पर जो ट्रांसिट है शनि का शुक्र के ऊपर, वह ईरान में बहुत ही अधिक हानि, भूभाग की हानि, जान माल की हानि दिखा रहा है और यह समय बहुत ही ईरान के लिए खराब है। इजराइल की कुंडली अगर हम देखें तो यहाँ शनि षष्ठेश और पंचमेश होकर 11वें घर में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, और यह राहु शनि की दशा इजराइल की कुंडली में चल रही है, जो कि 25 अप्रैल तक 2024 तक रहेगी और 26 अप्रैल से बुध का प्रत्यंतर शुरू हो जाएगा। इसलिए अगले 3 दिन यानी 23, 24, 25 अप्रैल इजराइल बहुत ज़्यादा अटैक करने वाला है ईरान पर, क्योंकि गोचर भी बहुत ख़राब है और दशा भी बहुत ख़राब है ईरान के लिए। और इस समय जो इजराइल की दशा है वह भी उसे एक युद्ध में लगे रहने को दिखाती है। शनि यहाँ पर पुनर्फु योग तो बना रहे हैं 11th हाउस में, लेकिन 11वां घर जो धन का भाव है वहाँ धन का स्वामी चंद्रमा भी यहाँ बैठा है और वह पीड़ित है शनि से। और इसीलिए इजराइल इस अटैक में, जो कि वह अपनी सशस्त्र अति आधुनिक वेपन्स वाली वायुसेना द्वारा करेगा, लेकिन उसके द्वारा करने से उसका धन का नुकसान भी होगा। इजराइल जो युद्ध में लगेगा तो धन की हानि तो होगी, साथ ही क्योंकि जवाबी कार्यवाही में ईरान भी अटैक करेगा तो इजराइल में भी हानि होने की आशंका है। 5वां और 6ठे घर के स्वामी की दशा यह दिखा रही है कि इजराइल का भी नुकसान होने की आशंका है। बुध का प्रत्यंतर आने से, क्योंकि बुध नवम भाव में बैठे हैं इजराइल की कुंडली में और बुध यहाँ लग्नेश और दशमेश है, तो यह स्थिति इजराइल की बेटर स्थिति दिखा रही है, क्योंकि बुध आदित्य बुध योग में बैठे हैं, लेकिन सूर्य के साथ हैं जो कि 12th लॉर्ड है और 12th हाउस के संबंध आने से अगेन थोड़ा लॉस दिख रहा है बुध के प्रत्यंतर में, जो कि 12 सितंबर 2024 तक चलेगा। इसका मतलब सितंबर 2024 तक इजराइल और ईरान के बीच का यह टकराव, यह युद्ध ख़त्म नहीं होगा, रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, रुक रुक के यह अटैक चलता रहेगा। और इसी के साथ कई देश, क्योंकि धीरे धीरे ऑलरेडी वर्ल्ड इकोनॉमी बदल रही है, लोग
अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गुटबाजी कर रहे हैं। और एक तरफ जहां रशिया, चाइना सपोर्ट करेंगे ईरान को, वहां दूसरी तरफ यूएसए का सपोर्ट रहेगा इजराइल को। और इजराइल के सपोर्ट के साथ ही, क्योंकि दिसंबर तक यूएसए के इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा, तब तक खुलकर तो यूएसए इजराइल को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली वह इजराइल को सपोर्ट करता रहेगा विद टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो फाइनेंशियल हेल्प। अभी रिसेंटली ही $21 बिलियन की हेल्प यूएसए ने अप्रूव करी है इजराइल के लिए। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि दोनों ही पक्ष जो है, इजराइल और ईरान, धन संपदा से भी उनके पास है तथा वेपन्स भी हैं। तो इसलिए ये लड़ाई बहुत अधिक नुकसान करने वाली है। हमारी ज्योतिषीय रिसर्चेस में हमने ये देखा है, और हमारे गुरुजी श्री के.एन. राव जी की एक रिसर्च है कि कोई भी राष्ट्र या राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली में जब सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी या सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा चलती है, तो वह युद्ध का निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि 7th हाउस इंटरनेशनल अफेयर्स और रिलेशन को दिखाता है, और सप्तम भाव युद्ध को भी दर्शाता है मेदिनी ज्योतिष में। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हिटलर ने जब युद्ध स्टार्ट करा, तब उसकी कुंडली में भी, क्योंकि हिटलर की कुंडली तुला लगन की है, सप्तमेश मंगल बनते हैं, मंगल की ही दशा में उसने शुरू करी युद्ध की तैयारी। और राहु के अंतर में, जो कि राहु नवांश में सप्तम भाव में बैठे हैं, उसमें उसने युद्ध किया। इसी तरह अगर हम देखें, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी युद्ध का डिसीजन लिया जब इंडो चाइना वॉर 1962 में शुरू हुई। उनकी कर्क लगन की कुंडली है, सप्तम में शनि बनते हैं, और राहु में शनि की दशा में ही युद्ध हुआ। इंडो चाइना वॉर 1962 राहु में शनि की दशा थी नेहरू जी की कुंडली में, यानी राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली में जब सप्तमेश की दशा आई, तब वह युद्ध के निर्णय को, युद्ध करने के निर्णय करने के लिए बाध्य हो गए। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री जी की अगर हम कुंडली देखें, तो उनकी कुंडली में भी धनु लगन की कुंडली है, और सप्तमेश बनते हैं बुध, और बुध ने भी उनके इस बुध की दशा में ही उन्होंने इंडो पाकिस्तान वॉर 1966 की जो तो हुई थी, उसका डिसीजन लिया। इंदिरा गांधी जी की अगर कुंडली देखें तो कर्क लगन की कुंडली है, और सप्तमे शनि बनते हैं। और अगर हम इंडो पाकिस्तान वॉर देखें तो वह भी शनि जो सप्तमेश है उसकी दशा में ही शुरू हुई। इसी तरह प्रेसिडेंट बुश की अगर हम कुंडली देखें तो अफगानिस्तान वॉर जो उन्होंने शुरू करी, वह सप्तमे शनि की दशा में ही करी। राहु में शनि की दशा थी जब अफगानिस्तान को अमेरिका ने अटैक किया था। इसी तरह इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शेरॉन की कुंडली, जो कि मीन लगन की है, उनकी कुंडली में भी सप्तमेश बुध बनते हैं, और उसकी दशा में ही इजराइल ने अटैक करा, युद्ध किया। तो इस तरह से यह रिसर्च बिल्कुल ही प्रूव हुई है, सत्य प्रूव हुई है कि सप्तमेश या सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा में युद्ध को टाला नहीं जा सकता। और इसीलिए ऐसी दशाओं में राष्ट्राध्यक्षों को बहुत ध्यान रखना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए, नहीं तो युद्ध से बहुत अधिक हानि हो सकती है। कुछ व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है क्या भारत भी इस इजराइल ईरान के युद्ध में लग जाएगा, या क्या भारत और पाकिस्तान की वॉर होगी। तो अगर हम देखें, भारत की कुंडली में जो दशा है वह अभी वॉर नहीं दिखाती, और साथ ही आने वाले समय में अगले 5-6 सालों बाद ही ऐसे समीकरण बनेंगे, करीब 2030 के करीब, जब भारत को भी बाध्य होना पड़ेगा युद्ध में लगने में, और हो सकता है तब थर्ड वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाए। लेकिन तब तक भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा, क्योंकि भारत की दशा जो चल रही है वह बहुत ही अच्छी है, अति उत्तम है, और भारत इकोनॉमी में आगे बढ़ता ही चला जाएगा। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने ही वाला है, यह भी भारत की कुंडली में दिखता है। भारत की कुंडली अगर हम देखें तो इस समय वृषभ लगन की कुंडली में दशा चल रही है चंद्रमा में, शुक्र में, राहु की, जो 9 फरवरी से 10 मई तक चलेगी। चंद्रमा में शुक्र, चंद्रमा जो कि सप्तृतीयेश है, तृतीय भाव में बैठे हैं, और शुक्र लग्नेश है, और शुक्र का अंतर्दशा 5 मार्च 2025 तक चलेगा। शुक्र यहाँ लग्नेश है, इसीलिए यह दशा अंतर्दशा भारत के लिए बहुत ही अधिक विकास देने वाली है। और वैसे भी आने वाली अंतर्दशाएं जो कि सूर्य की होंगी,
सूर्य की अंतर्दशा होगी और फिर मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी 4 सितंबर 2025 से 7 साल की। वह बहुत ही अच्छी दशाएं हैं। तो इसका मतलब आने वाले 8.5 साल भारत के लिए बहुत ही अच्छे हैं और इसमें भारत इकोनॉमी में और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत ही अधिक प्रगति करने वाला है। और भारत ना केवल राष्ट्रगुरु बनेगा बल्कि वह इकोनॉमी में भी, वर्ल्ड इकोनॉमी के ऑर्डर में भी आगे बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि इस समय है, सारी दुनिया में समीकरण बदल रहे हैं। जब भी शनि और बृहस्पति का कंजंक्शन होता है तब दुनिया बदल जाती है हमेशा के लिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि अभी शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं, लेकिन 2020 में जब वह मकर राशि में थे तब बृहस्पति के साथ युति कर रहे थे और इसीलिए तभी से जनवरी 2020 से ही समीकरण बदल गए और 2020 से 2030 तक भारत प्रगति करता ही चला जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र के रूप में उभरेगा। ऑलरेडी भारत एक आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। भारत की इकोनॉमी और जीडीपी प्रोग्रेस रेट बहुत ही अच्छा है और सभी अन्य राष्ट्रों की तुलना में यह पहले स्थान पर है। और इस साल भारत में इलेक्शन भी है और इलेक्शन के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट जब तीसरी बार चुनकर आएगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब भारत उनके मार्गदर्शन में बहुत ही अधिक प्रगति करता चला जाएगा। धन्यवाद। हमारे भारतीय विद्यामंदिर दिल्ली में हमारे गुरुजी श्री के.एन. राव जी के मार्गदर्शन में सीनियर मोस्ट रिसर्च स्कॉलर्स रिसर्च करते हैं मुंडन एस्ट्रोलॉजी पर भी। और हमारे इस रिसर्चेज में यह निकल कर आया है कि जब जब शनि और बृहस्पति की युति या कंजंक्शन हुआ है तब विश्व में भारी परिवर्तन आया है। जैसे कि अगर हम देखें कि 22 दिसंबर 2020 को शनि और बृहस्पति की युति हो रही थी 6 डिग्री पर कैप्रिकॉर्न साइन या मकर राशि में। एग्जैक्ट 6 डिग्री पर शनि और बृहस्पति थे और इसीलिए उस साल कोविड का बहुत ही भयंकर महामारी रही और 2021 में कोविड की सेकेंड वेव आई और अगले साल 2022 में भी कोविड की थर्ड वेव रही। और इस तरह से मास्क लगाना सभी के लिए मैंडेटरी हो गया और इस तरह से बायो वेपन्स की शुरुआत भी हो गई। इसी तरह अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2000 में 28 मई 2000 में भी मेष राशि में शनि और बृहस्पति की युति थी 28 डिग्री पर। और उसी साल हम जानते हैं कि 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक किया था टेररिस्ट ने। सितंबर में यह अटैक हुआ और उससे सिर्फ 4 महीने पहले ही शनि और बृहस्पति की युति हो रही थी 28 डिग्री पर मेष राशि में। और मेष राशि में यह युति ने ही जन्म दिया टेररिस्ट को अटैक करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को। क्योंकि ऐसी स्थिति जब होती है तो जो टेररिस्ट माइंड वाले लोग होते हैं या जो विध्वंसकारी थॉट प्रोसेस रखते हैं, ऐसे लोग विश्व में कोई ना कोई नेगेटिव इवेंट कर ही लेते हैं। साथ ही इसके थोड़ा और पीछे जाएं तो 24 जुलाई 1981 को भी 11 डिग्री पर युति थी वर्गो साइन में कन्या राशि में शनि और बृहस्पति की 11 डिग्री पर। और हम सभी जानते हैं इजराइल की कुंडली का लगन ही कन्या है और इसीलिए 1981 से जुलाई 1981 से इजराइल में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे परिवर्तन आए। इसी तरह अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो 1961 में 19 फरवरी 1961 को मकर राशि में युति हो रही थी शनि और बृहस्पति की 1 डिग्री पर। और इसीलिए उस समय हमारी इंडो चाइना वॉर, पहली वॉर हुई भारत की। क्योंकि मकर राशि और कर्क राशि पर जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है या यह धुरी पीड़ित होती है या वृषभ और वृश्चिक यह धुरी पीड़ित होती है तो भारत को भी युद्ध में लगना ही पड़ता है। साथ ही अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो 18 फरवरी 1941 में शनि और बृहस्पति की युति हो रही थी 16 डिग्री पर मेष राशि में और तब भी बहुत अधिक परिवर्तन हुए। हम सभी जानते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भारत में शुरू हुआ अगस्त के महीने में और यह युति जो थी शनि और बृहस्पति की युति, यह लोगों में, आम जनता में ऐसा विश्वास भर रही थी कि उन्होंने रिबेल किया ब्रिटिश रूल के खिलाफ
और भारत जैसे देश में तो क्रांति हुई ही, साथ ही अन्य भी बहुत से देश जो कि साम्राज्यवाद के शिकार थे उनको इंडिपेंडेंस मिली आने वाले 6-7 सालों में। जैसे भारत 1947 में भारत और पाकिस्तान बने, वैसे ही 1948 में इजराइल का जन्म हुआ और 1949 में चाइना का जन्म हुआ। तो यह सब ग्रहों का ही खेल है जो विश्व में होता है। और इन ग्रहों की युति, जो कि सबसे बड़े ग्रह हैं बृहस्पति और शनि, इनकी युति तो बहुत ही बड़े दूरगामी परिणाम देती है। धन्यवाद।